प्रिय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर M.K. आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारा अपना यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक यूनिट 5 बाजार संतुलन में एक टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं श्रम बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मजदूरी का निर्धारण का अध्ययन हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका हेडलाइन बनाते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में पूर्ण प्रतिस्पर्धा मीन्स पूर्ण प्रतियोगिता होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण तो आज के वीडियो लेक्चर में विशेष रूप से हम इसी को फोकस करेंगे और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात किए हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में वहाँ पर कीमत का निर्धारण कैसे हुआ था, इसकी चर्चा किए हैं। तो हम लोग वहाँ पर हम लोग जिस बाज़ार की बात करते थे वो था वस्तु बाज़ार। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में वस्तु बाज़ार में कीमत निर्धारण की बात किए थे। आज हम लोग श्रम बाज़ार में लेबर मार्केट में मजदूरी निर्धारण की बात करेंगे। मजदूरी निर्धारण स्थिति कौन सा होगा? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की ही स्थिति रहेगी। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में जैसे हम लोग वस्तु बाज़ार में कीमत निर्धारण की चर्चा किए, उसी तरीके से पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में श्रम बाज़ार में हम लोग मजदूरी निर्धारण का अध्ययन आज के वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वस्तु बाज़ार गुड्स मार्केट के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग लेबर मार्केट के नाम से जानते हैं, श्रम बाज़ार। तो सबसे पहले ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है उसी को हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो ये वस्तु बाज़ार और श्रम बाज़ार के बीच जो फ़र्क किया गया है उसका मुख्य आधार है मांग और पूर्ति के स्रोत के आधार पर। मांग और पूर्ति के स्रोत के आधार पर वस्तु बाज़ार और श्रम बाज़ार के बीच फ़र्क किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कैसे फ़र्क किया गया है। वस्तु बाज़ार की स्थिति में वस्तु बाज़ार की स्थिति में वस्तु की मांग कौन करते हैं? वस्तु बाज़ार में वस्तु की मांग कौन करते हैं? तो लोग करते हैं, जनता करते हैं। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि श्रमिक भी वस्तुओं की मांग करते हैं। अच्छा, ये जो मांग करते हैं ये वस्तुएं की पूर्ति कौन करता है? तो फर्में करती है। कौन करती है? फर्में करती है। जबकि हम लोग श्रम बाज़ार में हम श्रम की मांग की बात करेंगे तो श्रम की मांग कौन करता है? तो श्रम की मांग फर्में करती है। और श्रम की पूर्ति कौन करता है? तो श्रमिक करते हैं।
लोग करते हैं, हाँ, जनता करती है। तो तो यही यानी कि वस्तु बाजार और श्रम बाजार के बीच जो डिफरेंस है वो मांग और पूर्ति के स्रोतों के आधार पर ही किया जाता है। हम लोग वस्तु बाजार की स्थिति में देख रहे हैं कि वस्तु की मांग जो है सो श्रमिक चाहे जनता या लोग कर रहे हैं। इन वस्तुओं की पूर्ति कौन करता है? तो फर्में करती है। जबकि श्रम बाजार में देखिए, श्रम की जो मांग होती है वे फर्में करती है और पूर्ति यानी श्रम की पूर्ति कौन करते हैं? तो श्रमिक करते हैं। तो इस तरीके से मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तु बाजार और श्रम बाजार के बीच अंतर ज्ञात किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। और हम लोग आज विशेष रूप से फोकस करेंगे श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है। अच्छा, पुराना वीडियो से आप लोग जान पाएंगे कि हम लोग पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में वस्तु बाजार के में हम लोग कीमत का निर्धारण का जिक्र किए हैं। तो उसमें हम लोग बात किए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में वस्तु बाजार में कीमत का निर्धारण बाजार मांग और बाजार पूर्ति से होता है, जिसमें ये मेरा वस्तु की बाजार मांग की रेखा थी और ये मेरा वस्तु की बाजार पूर्ति की रेखा थी। तो इन दोनों रेखाओं के मिलन बिंदु से संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा का निर्धारण हुआ था। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, जिसको हम लोग अभी तुरंत विश्लेषण करते हैं। थोड़ा बने रहिए, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो पहला बात है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है। तो एक ही लाइन इसमें भी है कि जिस बिंदु पर श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर हो जाती है, उस बिंदु को हम लोग संतुलन बिंदु के नाम से जानते हैं और उसी बिंदु से मजदूरी दर का निर्धारण होता है। तो हम लोग देखते हैं कि चाहे वस्तु की मांग की रेखा हो या वस्तु की पूर्ति की रेखा हो, वस्तु की मांग की रेखा हो या मजदूरी की मांग की रेखा हो, उन रेखाओं की ढाल जो होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। हम यहाँ पर माप लेते हैं लेबर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर मानते हैं। डिमांड या और सप्लाई ऑफ लेबर, श्रम की मांग एवं पूर्ति। अच्छा, और इसको हम लोग नाम देते हैं डीएल फॉर लेबर ऑफ डिमांड या डिमांड लेबर, श्रम की मांग की रेखा। अच्छा, तो सबसे पहले हमें ये तो जानना है इसके बारे में। पहले ये श्रम की मांग की रेखा, यहाँ पर हम लोग WR वेज रेट मजदूरी दर इसकी बात करते हैं। तो थोड़ा इसी के बारे में हम लोगों को भी जानना पड़ेगा कि ये श्रम की मांग की रेखा है और इसकी ढाल जो है सो ऋणात्मक है। ऋणात्मक कहने का अर्थ होता है कि ये रेखा, ऋणात्मक ढाल वाली रेखा जो है वो मजदूरी दर जो है वेज रेट मजदूरी दर और श्रम की मांग
इसको हम लोग DL बोल रहे हैं, और इसको हम लोग W से डिनोट कर रहे हैं, वेज रेट। तो ऋणात्मक ढाल वाली श्रम की मांग की रेखा ये बताती है कि मजदूरी दर और श्रम की मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। और विपरीत संबंध कहने का मतलब है कि अधिक मजदूरी दर पर फर्में कम श्रम की मांग करती है और कम मजदूरी दर पर फर्में अधिक श्रम की मांग करती है। यही है ऋणात्मक ढाल वाली श्रम की मांग की रेखा मजदूरी दर और श्रम की मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है। यानी मजदूरी दर बढ़ने पर या अधिक मजदूरी दर पर फर्में कम श्रम की मांग करती है और कम मजदूरी दर पर फर्में इस तरीके से मजदूरी दर और श्रम की मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। तो श्रम की मांग फर्म द्वारा या उद्योग द्वारा वस्तु के उत्पादन करने के लिए किया जाता है, और श्रम जो है सो उत्पादन का एक साधन होता है। इसलिए श्रम या साधन की मांग को हम लोग व्युत्पन्न मांग के नाम से जानते हैं या व्युत्पन्न मांग कहते हैं। व्युत्पन्न मांग इंग्लिश में डिराइव्ड डिमांड के नाम से जानते हैं, डिराइव्ड डिमांड। श्रम या साधन की मांग को हम लोग व्युत्पन्न मांग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर साधन के या श्रम की प्रति इकाई में परिवर्तन से साधन या श्रम की प्रति इकाई में परिवर्तन से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग सीमांत उत्पाद के नाम से जानते हैं या श्रम की सीमांत उत्पाद के नाम से जानते हैं। श्रम की इकाई में परिवर्तन से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग सीमांत उत्पाद या श्रम के सीमांत उत्पाद के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एक और नाम देते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, MPPL, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, श्रम की सीमांत भौतिक उत्पाद। अच्छा, और जब श्रम की इकाई में परिवर्तन से कुल उत्पादन में परिवर्तन होगा उसे हम लोग सीमांत उत्पाद के नाम से जानते हैं, और इस सीमांत उत्पाद से या बेचने से फर्मों को सीमांत आय की प्राप्ति होती है, जिसको हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। इस तरीके से ये सीमांत उत्पाद और ये सीमांत आय का गुणनफल को हम लोग सीमांत आगम उत्पाद के नाम से जानते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो ये हो गया श्रम का सीमांत उत्पाद। एक यहाँ फार्मूला निकल के आया है, MPL गुने MR बराबर MRPL। ये हो गया मार्जिनल MPL बराबर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की सीमांत उत्पाद।
ये हो गया MR मार्जिनल रेवेन्यू। सीमांत आय, और ये हो गया MRPL, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी VT ऑफ लेबर, श्रम का सीमांत आगम उत्पाद, श्रम का सीमांत आगम मीन्स आय होता है, संप्राप्ति होता है, सीमांत आगम उत्पाद। आगम के जगह पर आपको संप्राप्ति लिखा हुआ मिल सकता है, संप्राप्ति। इसको और सरल शब्द में आय भी कहते हैं। श्रम की सीमांत आय उत्पाद, या श्रम के सीमांत आगम उत्पाद, या श्रम के सीमांत संप्राप्ति उत्पाद। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट, एक मार्क्स में पूछा जाता है कि ये जो श्रम का सीमांत आगम उत्पाद जो होता है वो किसका किसका गुणनफल होता है। तो श्रम की सीमांत उत्पाद का और सीमांत आय का, ये दोनों का गुणनफल को हम लोग सीमांत आगम उत्पाद के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो फर्म श्रम की मांग वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए करती है, और साधन या श्रम की मांग को हम लोग ड्राफ्ट डिमांड के नाम से जानते हैं, व्युत्पन्न मांग के नाम से जानते हैं। अच्छा, श्रम की मांग बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे श्रम की मांग जो है, श्रम की मांग बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी चीज़ पर निर्भर करता है? तो पहला हम लोग देख लें, मजदूरी दर पर निर्भर करता है, मजदूरी दर। और किस पर निर्भर करेगा? और ये निर्भर करता है कि उत्पादित वस्तु की मांग कितनी है। हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादित वस्तु की मांग कितनी है। अगर उत्पादन किए जाने वस्तु की मांग ज़्यादा है तो ज़्यादा श्रम का प्रयोग किया जाए, ज़्यादा श्रम की मांग की जाएगी। और उत्पादित वस्तु की मांग अगर कम है तो कम श्रम की मांग किया जाएगा। उसके बाद उत्पादन करने के लिए पूंजी कितना लगाया गया है, तो पूंजी की मात्रा पर भी निर्भर करता है। अगर पूंजी उत्पादन का स्थिर साधन है और श्रम परिवर्तनशील साधन है, और इसकी मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और उसके अनुपात में, उसके अनुरूप में अगर इसकी मात्रा कम हो तो भी उत्पादकता अधिक प्राप्त नहीं होगी, घट जाएगी। इसलिए पूंजी की मात्रा के साथ श्रम की इतनी मात्रा ज़रूरत होती है कि इन दोनों साधनों का आदर्श कॉम्बिनेशन बन सके, आदर्श संयोग बन सके, और साधनों की आदर्श संयोग से ही अधिक उत्पादन की प्राप्ति होती है। तो उत्पादक या प्रोड्यूसर जो होते हैं कोशिश करते हैं कि स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों का जो आदर्श कॉम्बिनेशन हो, इसके लिए हमेशा वे प्रयासरत रहते हैं। और एक और आपका है कि उत्पादन करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जा रही है, जिसको हम लोग उत्पादन के तकनीक के नाम से जानते हैं। और उत्पादन की तकनीक में हम लोग पहले से जान चुके हैं कि दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं श्रम प्रधान तकनीक, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं
पूंजी प्रधान तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक। तो अगर उत्पादन करने के लिए तकनीक अपनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर श्रम की मात्रा अधिक होगी, और अगर ये तकनीक अपनाई जाएगी तो उसमें पूंजी की मात्रा अधिक होगी। इस तरीके से श्रम की मांग है ना मजदूरी दर पर निर्भर करता है, उत्पादित वस्तु की मांग कितना है उस पर भी निर्भर करता है, पूंजी की मात्रा कितना है उस पर भी निर्भर करता है, और उत्पादन की तकनीक पर भी निर्भर करता है। हम यहाँ पर देख लिए कि श्रम की मांग और मजदूरी दर के बीच विपरीत संबंध होता है। अधिक मजदूरी दर की स्थिति में श्रम की कम मांग और कम मजदूरी की दर में श्रम की अधिक मांग फर्म द्वारा अक्सर की जाती है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर आता है कि उत्पादन करने के लिए फर्में श्रम की मांग करती है, लेकिन सवाल है कि कितना श्रम की मांग फर्में करेगी। तो देखिए, श्रम की मांग फर्में द्वारा की जाती है, और सिर्फ मांग ही नहीं की जाती है, फर्में जो श्रम की मांग करती है उसके बदले कारक अदायगी के रूप में उन्हें श्रमिकों को मजदूरी भी देना पड़ता है फर्मों को। तो एक फर्म श्रम की मांग उतना ही करती है जितना उस श्रम की मांग करने से उसके द्वारा जो सीमांत उत्पाद बढ़ेगा वो बराबर होना चाहिए। तो इकाई श्रम की मांग में वृद्धि से सीमांत उत्पाद जो बढ़ेगा और वही सीमांत उत्पाद के बराबर एक श्रम की मांग किया गया फर्म द्वारा, और श्रम की मांग की गई यानी यह श्रम की मांग की गई, तो श्रम की मांग करने से सीमांत उत्पाद बढ़ेगा, और सीमांत उत्पाद बढ़ने से फर्म की आय भी बढ़ेगी, तो एक श्रम की मांग फर्म जो होता है श्रम की मांग कब तक करता रहेगा या कितना करेगा, तो ये डिपेंड करता है कि जो श्रम की मांग किया गया और उस श्रम को फर्म में वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया, तो उससे सीमांत उत्पादन बढ़ेगा, और उस सीमांत उत्पाद को बेचने से सीमांत आय की प्राप्ति होगी। तो ये तो एक श्रम की मांग तब तक किया जाएगा जब तक ये दोनों की स्थिति बराबर रहे, तब तक ये श्रम की मांग किया जाता है एक फर्म के द्वारा। जैसे ही ये सीमांत आय से सीमांत उत्पादकता जो होगा वो कम पड़ जाएगा यानी ऐसे हो जाएगा, तो ये श्रम की मांग फर्में घटा देती है, नहीं करती है। तो ये भी बात है। तो इस तरीके से हम लोग पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण के टॉपिक का एक पक्ष, जिसको हम कह सकते हैं कि ये श्रम की मांग पक्ष का विश्लेषण किए, जिसमें हम लोग देखें कि श्रम की मांग की रेखा की ढाल ऋणात्मक होती है, जिसका अर्थ ये होता है, और हम लोग ये भी देखें कि श्रम या साधन की मांग को व्युत्पन्न मांग के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखें श्रम की मांग जो है सो मजदूरी दर, उत्पादित वस्तु की मांग, पूंजी की मात्रा और उत्पादन के तकनीक पर निर्भर करता है। उसके बाद हम लोग देखें कि श्रम का सीमांत उत्पाद और सीमांत आय के गुणनफल को हम लोग श्रम का सीमांत आगम उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। तो इतना तरह का कॉन्सेप्ट हम श्रम की मांग के पक्ष में देखें, और साथ ही ये भी देख लें कि श्रम की मांग की रेखा कैसी होती है। अब हम लोग रुख करेंगे दूसरा पक्ष जो है श्रम की पूर्ति, तो उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। और आप तब तक सोचिए, अनुमान लगाइए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में वस्तु बाजार में बाजार पूर्ति का वक्र कैसा था। विकल्प है कि ऋणात्मक ढाल वाला था, या धनात्मक ढाल वाला था, या एक्स अक्ष के समांतर था, या वाई अक्ष के समांतर था।
तो आप सोच लिए होंगे, आपके मन में जवाब आ गया होगा कि वस्तु बाजार की स्थिति में बाजार मांग की रेखा की ढाल जो थी वो धनात्मक थी। धनात्मक कहने का मतलब होता है ये। और हम लोग को जानना है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति के बारे में। श्रम की पूर्ति, जिसको हम लोग लेबर ऑफ सप्लाई एसएल शॉर्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो हम लोग को जानना है श्रम की पूर्ति की रेखा कैसी होगी। तो श्रम की पूर्ति की रेखा फिलहाल तो ऐसे होता है। उसके बाद और इसमें कुछ परिवर्तन आता है। पहले इसका श्रम की पूर्ति का अर्थ जो होता है वो श्रम की घंटों से है। श्रमिक कितना घंटा काम करते हैं, जिसको हम लोग श्रम की घंटे के नाम से जानेंगे। तो श्रम की पूर्ति का अर्थ श्रम की घंटे से होता है, न कि श्रमिकों की संख्या से। श्रम पूर्ण प्रतिस्पर्धा में श्रम बाजार के अंतर्गत श्रम की पूर्ति का अर्थ श्रम की घंटों से होता है, न कि श्रमिकों की संख्या से। अब यहाँ पर एक श्रमिक जो होता है अलग अलग मजदूरी की दर पर फर्मे को अलग अलग श्रम की घंटे प्रदान करता है। अब जाहिर सी बात है कि मजदूरी दर जहाँ पर एक श्रमिक को अधिक मिलेगा, श्रम की पूर्ति वहाँ पर अधिक करेगा। श्रम की पूर्ति अधिक करेगा, अधिक घंटे तक काम करेगा, अधिक करेगा। और जहाँ पर मजदूरी कम मिलेगी, श्रम की पूर्ति कम करेगा। ये बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा किस स्थिति में होता है वो भी देखेंगे। एक सिचुएशन ये भी आएगा कि मजदूरी दर बढ़ने से श्रम की पूर्ति घट जाती है और मजदूरी घटने से श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है। तो हम इसका भी विश्लेषण पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि श्रम की पूर्ति जो होता है, श्रम की पूर्ति वक्र जो होता है वो कैसा हो या उसकी लोच कैसा हो, ये डिपेंड करता है कि वो श्रम की पूर्ति किसके लिए है, फर्म के लिए है या उद्योग के लिए है। अच्छा, ये दोनों में डिफरेंस आप पहले से आपको पता होगा। फर्मों के समूह को हम लोग उद्योग के नाम से जानते हैं। तो एक फर्म में श्रम की पूर्ति का जो वक्र होता है उसकी लोचदार होती है, पूर्णतः लोचदार होती है। जबकि उद्योग में श्रम की पूर्ति का वक्र का जो लोच होता है वो पूर्णतः लोचदार नहीं होता है। अब इसको हम लोग समझेंगे। तो आप एक तय कीजिए कि हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण, तो वो फर्म के अंतर्गत पढ़ेंगे या उद्योग के अंतर्गत। तो जवाब आना चाहिए
उद्योग के अंतर्गत हम लोग मजदूरी दर का निर्धारण को पढ़ेंगे। और ये जो उद्योग मजदूरी दर का निर्धारण कर देगी, वही मजदूरी दर पर प्रत्येक फर्म श्रमिकों को या श्रमिकों का जो श्रम होगा वो लेंगे, खरीदेंगे। अपने तरफ से ये सब मजदूरी दर को घटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बाजार का रूप है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में श्रमिकों की मजदूरी का जो निर्धारण होगा वो फर्म नहीं करेगी, उद्योग करेगी। और ये जितना मजदूरी दर निर्धारण कर देगी, उसी मजदूरी दर को ये प्रत्येक फर्म को अपनाना होगा और उसी मजदूरी दर पर ये फर्में श्रमिकों को हायर करेंगे, खरीदेंगे। आप उसकी श्रम को खरीदेंगे। अच्छा, अब ये तो हम लोग देख लिए कि श्रम की पूर्ति फर्म में, श्रम की पूर्ति वक्र की लोच जो होता है फर्म में पूर्णतः लोचदार होता है और उद्योग में पूर्णतः लोचदार नहीं होता है। इसी को हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि इसका वक्र, श्रम की पूर्ति वक्र का जो लोच होगा वो डिपेंड करता है दो बात पर। एक बात हो गया आपका दो बात पर डिपेंड करता है। एक बात है आपका, हाँ, श्रम की पूर्ति, श्रम की पूर्ति के लोच, दो बात पर निर्भर करती है। एक बात को हम लोग बोलते हैं श्रमिकों की या श्रम की व्यावसायिक गतिशीलता, व्यावसायिक गतिशीलता। और दूसरा हम लोग बोलते हैं मजदूरी दर में परिवर्तन, कार्य आराम अनुपात, कार्य आराम अनुपात, कार्य आराम अनुपात। श्रम की व्यावसायिक गतिशीलता कहने का मतलब है कि फर्मों का समूह जो होता है वो उद्योग होता है। तो उद्योग में कई सारे फर्म होंगे और श्रम की व्यावसायिक गतिशीलता का मतलब होता है कि ये श्रम की व्यावसायिक गतिशीलता का मतलब होता है कि श्रम उस ओर, श्रम या श्रमिक अपना श्रम उस ओर बढ़ा देंगे जहाँ से उन्हें मजदूरी दर अधिक मिलेगा। दूसरा होता है, ये भी हो सकता है कि, या फिर तो ये एक बात ही हो गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिक मजदूरी की ओर श्रमिकों का गमन। और दूसरा हम कह सकते हैं कि कार्य की प्रकृति कहने का मतलब होता है वो कार्य आराम कार्य है या जोखिम भरा कार्य है या कठिन वाला कार्य है। या फिर इसको हम ये सकते हैं कि काम जो है सो अनौपचारिक क्षेत्र का है, अनौपचारिक क्षेत्र का है या औपचारिक क्षेत्र का है। तो उस पर ही डिपेंड करता है। अगर अनौपचारिक क्षेत्र में किसी कार्यरत किसी श्रमिक को औपचारिक क्षेत्र में अगर काम मिल जाए और वही मजदूरी दर रहे तो
श्रमिक जो होगा वो औपचारिक क्षेत्र का कार्य चुनना चाहेगा। खेती बाड़ी में काम करने कोई पसंद नहीं करते हैं। नौकरी चाकरी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये और नौकरी चाकरी बिजनेस वगैरह जो कार्य है वो औपचारिक क्षेत्र का होगा, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र वाला कार्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष प्रयोग वाला कार्य जो है सो इससे संबंधित होता है, जो कि लोग जो होते हैं इसको कम पसंद करते हैं, इसकी तुलना में इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो श्रम की जो व्यावसायिक गतिशीलता है वो औपचारिक क्षेत्रों से ज़्यादा उन्मुख होती है औपचारिक क्षेत्रों की ओर। और दूसरा है आपका कार्य आराम अनुपात। कार्य आराम अनुपात, कार्य आराम अनुपात कहने का मतलब होता है कि कार्य अगर अधिक करेंगे तो आराम कम हो जाएगा, और अगर आराम हम ज़्यादा करेंगे तो कार्य के घंटे घट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक श्रमिक क्या करेगा, तो दो बात है। अगर श्रमिक पास दो स्थिति यहाँ से क्रिएट होगा। एक स्थिति जब श्रमिक पास है कि वो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर, उनके पास बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हैं, बुनियादी है ना, बुनियादी असुविधाएं बुनियादी सुविधाएं का अभाव, एक स्थिति ये है। और दूसरा स्थिति को हम लेते हैं बुनियादी सुविधाएं का अभाव, और दूसरा स्थिति को हम लेते हैं बुनियादी सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं का अभाव नहीं। ये दो बात लेते हैं। कार्य आरामानुपात तय होता है कि श्रमिक के पास बुनियादी सुविधाएं का अभाव है कि अभाव नहीं है। अगर उसके पास अभाव होगा तो क्या करेगा, तो मजदूरी दर बढ़ने से कार्य की घंटे बढ़ाएगा। बुनियादी सुविधाएं का अभाव है श्रमिक के पास और शुरुआती में ऐसा होता है, तो मजदूरी दर बढ़ने से कार्य की घंटे बढ़ाएगा, और कार्य की घंटे बढ़ाएगा इसका मतलब है कि वो आराम जो है इसको कम करेगा, और यदि मजदूरी दर यहाँ पर घट जाएगा तो कार्य की घंटे क्या करेगा, घटा देगा। हम लोग इस प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव के भी नाम से जानते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव, बुनियादी सुविधाएं का अभाव की स्थिति में श्रमिक कार्य के घंटे बढ़ा देगा जब मजदूरी दर बढ़ जाएगा, और कार्य के घंटे घटा देगा जब मजदूरी दर घट जाएगा। यानी कि एक दिन की मजदूरी 8 घंटे की मजदूरी 500 मिल रही है और 8 घंटे का कार्य है, लेकिन अगर मजदूरी 750 मिल जाए तो वो 12 घंटा काम कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं कि मजदूरी दर बढ़ने से कार्य की घंटे बढ़ जाना, मजदूरी दर घटने से कार्य के घंटे घट जाना। तो इस प्रभाव को हम लोग प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जानते हैं, और प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ समझ गए होंगे प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। इस एक प्रभाव और समझाते हैं, ठीक है।
जिसको हम लोग बोलते हैं आय प्रभाव। एक तो स्थिति की हम लोग बात की थी कि बुनियादी सुविधाएं का श्रमिक के पास अभाव है, तो उसको पूरा करने के लिए, है ना, ये काम कर रहा था। अब बुनियादी सुविधाएं का उसके पास अभाव नहीं है, उस स्थिति में क्या करेगा वो व्यक्ति? अगर मजदूरी दर बढ़ेगा तो कार्य के घंटे बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। उसके दिमाग में ये बात, श्रमिकों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति या लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है कि सारा कुछ पैसा नहीं होता है, कमाना ही बड़ा बात नहीं है, कुछ आराम भी चाहिए, कुछ इंटरटेनमेंट भी चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए। वैसी स्थिति में मजदूरी दर बढ़ने से श्रमिक कार्य के घंटे नहीं बढ़ाते हैं, कार्य के घंटे घटा देते हैं, क्योंकि उन्हें मनोरंजन चाहिए, उन्हें छुट्टी पसंद है, उनके पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं वे? मजदूरी दर बढ़ने से कार्य के घंटे घटा देते हैं, क्योंकि उन्हें आराम ज़्यादा चाहिए। और अब इस आराम ज़्यादा चाहने का मतलब वो मनोरंजन करे, घूमे फिरे, टूर में जाए, है ना, छुट्टी बिताए, अपने संबंधी पास, दोस्तों पास छुट्टी बिताए, तो ये होता है। और इसका उल्टा भी होगा। तो इस प्रभाव को हम लोग आय प्रभाव के नाम से जानते हैं। और आय प्रभाव नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक था, आय प्रभाव ऋणात्मक होगा। अब ये जो श्रम की पूर्ति का जो वक्र होता है श्रम बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में, ये यही दो प्रभाव पर डिपेंड करता है, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव पर। प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव पर डिपेंड करता है। ये तो मेरा क्या था? धनात्मक था। और ये वाला मेरा क्या था? ऋणात्मक था। अब यहाँ पर देखिए, श्रम की पूर्ति का जो वक्र होता है, यहाँ पर ले लेते हैं श्रम की मांग एवं पूर्ति, श्रम की मांग या पूर्ति की मात्रा, और यहाँ पर लेते हैं मजदूरी दर। तो श्रम का पूर्ति का वक्र जो होता है वो कुछ दूरी तक धनात्मक ढाल की ओर होता है, फिर ये क्या होता है, वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि कहाँ तक पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति का वक्र, है ना, धनात्मक ढाल का होता है। तो देखिएगा, जब तक प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से अधिक रहता है तब तक श्रम की पूर्ति का वक्र जो होता है वो धनात्मक ढाल का होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है सो यहाँ तक देखिएगा, इस बिंदु तक आपको दिखाई पड़ रहा कि ये मजदूरी दर, इसका हम लोग W नाम दे देते हैं, और यहाँ श्रम की पूर्ति की मात्रा को N से डिनोट करते हैं। तो यहाँ इस बिंदु तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, या इस मजदूरी दर पर जो श्रम की पूर्ति की मात्रा N है, यहाँ से लेके यहाँ तक श्रम की पूर्ति वक्र का जो ढाल है वो धनात्मक है। धनात्मक कहने का मतलब मजदूरी दर बढ़ेगा तो कार्य के घंटे भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। मजदूरी दर बढ़ेगा, कार्य के घंटे बढ़ेंगे। जैसे देखिए, मजदूरी फिर बढ़ा, फिर कार्य के घंटे बढ़ गया, मजदूरी फिर बढ़ा, फिर कार्य के घंटे बढ़ गया,
मजदूरी दर फिर बढ़ा, कार्य के घंटे फिर बढ़ गया। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा, फिर आगे हम मजदूरी दर बढ़ाएंगे, बढ़ा के देख लेते हैं। मजदूरी हम बढ़ा रहे हैं। अब मजदूरी फिर बढ़ा लिए तो क्या होगा, अब देखिए कार्य के घंटे बढ़ा कि घटा। कार्य के घंटे अब घट गया, इसको हम N1 नाम देते हैं और इसको W1 नाम देते हैं। तो इस बिंदु से पहले तक पूर्ति वक्र की ढाल धनात्मक है, उसके बाद क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रम की पूर्ति वक्र थोड़ी थोड़ी दूरी तक धनात्मक होती है, फिर पीछे की ओर मुड़ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया है ना। तो ये कैसे होता है, यहाँ तक श्रम की पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक था, इसलिए चूँकि यहाँ पर प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक था आय प्रभाव से, और जब श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है तब क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है आय ऋणात्मक आय प्रभाव से, और जब कम होता है तो ये पीछे की ओर मुड़ जाता है। इस तरीके से श्रम की मांग वक्र कैसा होता है, श्रम की पूर्ति वक्र कैसा होता है, इसको हम लोग देख लिए। अब हम इन दोनों वक्रों को मिला देंगे, उससे क्या हो जाएगा, तो मजदूरी दर का निर्धारण हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं वहीं पर, मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है उसमें। मजदूरी दर का निर्धारण, मजदूरी दर का निर्धारण। तो मजदूरी दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है, उस बिंदु पर होता है या उस बिंदु से होता है जिस बिंदु पर श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है। श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है। तो देख फिगर छापते हैं हम लोग पहले सबसे। हाँ, यहाँ पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति की मात्रा है, यहाँ पर मजदूरी दर है जिसको हम लोग W से डिनोट कर रहे हैं, लिख देते हैं यहाँ पर मजदूरी दर। मजदूरी दर। अच्छा, तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि श्रम की मांग की रेखा या मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाली होती है, ऋणात्मक ढाल वाला छाप दें, इसको नाम दे देते हैं DL, श्रम की मांग की रेखा। और श्रम की पूर्ति की रेखा थोड़ी दूर तक धनात्मक ढाल की होती है, फिर पीछे की ओर मुड़ जाती है, इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, श्रम की पूर्ति की रेखा। अब यहाँ मजदूरी दर का निर्धारण पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है, तो निर्धारण उस बिंदु से होता है जिस बिंदु पर उस बिंदु से होता है जिस बिंदु पर श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर हो जाती है। तो या फिर
श्रम की मांग की रेखा श्रम की पूर्ति की रेखा से मिलते हैं। तो कहाँ मिल रहे हैं? इस बिंदु पर मिल रहे हैं और इसको हम लोग नाम देते हैं ई, नाम देते हैं इसको ई फॉर इक्विलिब्रियम होता है इस वजह से। और यहाँ से ये जो मजदूरी दर का निर्धारण हो गया और मजदूरी दर के लिए डब्लू प्रयोग कर रहे हैं, वेज रेट ये होता है डब्लू, और इस मजदूरी दर पर श्रम की मांग या पूर्ति की मात्रा को हम एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिंदु उसके बाद यहाँ पर लेते हैं एक कॉलम श्रम की मांग और एक कॉलम लेते हैं श्रम की पूर्ति। तो बिंदु ई या इसको मजदूरी दर लिखते हैं, मजदूरी दर। अब देखिए यहाँ पर मजदूरी दर, इस मजदूरी दर पर वो डब्लू मजदूरी दर पर श्रम की मांग वो एन, श्रम की पूर्ति वो एन, यानी यहाँ पर क्या हुआ, यही मेरा क्या हो गया, ये बिंदु संतुलन बिंदु हो गया, ये मजदूरी दर संतुलित मजदूरी दर हो गई और ये संतुलित श्रम की मांग या पूर्ति की मात्रा हो गई। तो इसका निर्धारण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति की रेखा के मिलन बिंदु से होता है। अच्छा, दूसरा बात एक और सीखना रहता है कि अगर मजदूरी दर अधिक हो जाए, मजदूरी दर इतना वो डब्लू, इसको बढ़ा करके इतना कर देते हैं, यानी मजदूरी दर W2 कर देते हैं, तो W2 मजदूरी दर पर, और इस बिंदु को नाम देते हैं श्रम की मांग की रेखा, इसलिए D2 नाम देते हैं, और इसका पूर्ति की रेखा इसलिए इसको नाम देते हैं S1 to S2। तो मजदूरी दर बढ़ने से, मजदूरी दर बढ़कर W2 होने से, मजदूरी दर वो W2 होने से क्या होगा, कौन सा अधिक है, श्रम की मांग कितना हो जाएगा W2D2 और श्रम की पूर्ति W2 और S2। आप बताइए तुलना करके अधिक क्या है, श्रम की पूर्ति अधिक है कि श्रम की मांग अधिक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो श्रम की अतिरिक्त पूर्ति को बताता है, श्रम की अतिरिक्त पूर्ति को बताता है, अतिरिक्त पूर्ति। और श्रम की अतिरिक्त पूर्ति है तो इससे क्या होगा, श्रमिकों में प्रतिस्पर्धा होगी, श्रमिकों में कंपटीशन होगा, श्रमिकों में प्रतिस्पर्धा, किस किस चीज़ का कंपटीशन, कि अधिक घंटे श्रम का कार्य करने के लिए बढ़ी हुई मजदूरी दर पर। अब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन से क्या होगा, मजदूरी दर फिर घट जाएगा और मजदूरी दर घटकर कितना हो जाएगा, W, ये होता है। और यदि फिर घटकर W हो जाएगा, एक सिचुएशन और क्या होता है कि अगर मजदूरी दर घट जाए, घटकर W1 हो जाए, और इस बिंदु का नाम देते हैं S1, इसका नाम देते हैं D1। तो देखिए वो W1 मजदूरी दर पर क्या होगा, श्रम की पूर्ति W1 S1 और श्रम की मांग W1 D1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अतिरिक्त क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये वाला अतिरिक्त हो गया, और ये क्या होता है, तो ये अतिरिक्त श्रम की मांग है, श्रम की अतिरिक्त मांग।
श्रम की अतिरिक्त मांग, श्रम की अतिरिक्त मांग, श्रम की अतिरिक्त मांग यानी कम मजदूरी दर पर फर्में अधिक श्रम की मांग करती है। तो इससे क्या होगा, फर्मों के बीच कंपटीशन हो जाएगा, मजदूरी दर बढ़ा। फिर ऐसी स्थिति में फर्मों द्वारा अधिक श्रम की मांग की जा रही है, तो श्रम किस फर्म में अपना श्रम के घंटे देंगे। तो जिस फर्म में फर्म जो है वो अधिक मजदूरी देगी, श्रम की घंटे श्रमिक वहाँ देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मजदूरी दर में बढ़ाने की प्रवृत्ति होगी, और फिर मजदूरी दर बढ़ कर के क्या हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। अगर कम है तो बढ़ कर के यहाँ आता है, और अधिक मजदूरी है तो घट कर के यहाँ आता है, और इसलिए इसको हम लोग संतुलित मजदूरी दर के नाम से जानते हैं। संतुलित मजदूरी दर, मजदूरी दर, और वो इनका हम लोग संतुलित श्रम की मात्रा, संतुलित श्रम या संतुलित श्रम की मांग या पूर्ति की मात्रा के नाम से जानते हैं। संतुलित श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति की मात्रा के नाम से जानते हैं। मजदूरी दर बढ़ने से अतिरिक्त श्रम की पूर्ति, श्रमिकों में कंपटीशन किस बात की, तो हम अधिक श्रम के घंटे देंगे अधिक मजदूरी दर पर। उससे फिर क्या होगा, मजदूरी दर फर्में घटा देती है। कम मजदूरी दर पर फर्में श्रम की अधिक मांग करती है, तो इसमें कंपटीशन फर्मों के बीच हो जाएगा मजदूरी बढ़ाने को लेकर के, और ये बढ़ कर के फिर यहाँ होगा, इसलिए इसे वो संतुलित मजदूरी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात और क्या जान लेना है हम लोग को कि तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखें। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है, और मजदूरी दर का निर्धारण करने के लिए दो मुख्य उपकरण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति का वक्र कैसा होता है। उससे पहले हम लोग देखें वस्तु बाजार और श्रम बाजार के बीच फ़र्क क्या होता है, व्युत्पन्न मांग क्या होता है, उसके बाद श्रम की मांग किन किन बातों पर निर्भर करती है, श्रम की पूर्ति वक्र किस मजदूरी दर तक धनात्मक ढाल वाला होता है, फिर ऋणात्मक ढाल का हो जाता है, धनात्मक ढाल तक कौन सा प्रभाव अधिक होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक होता है, ऋणात्मक ढाल होते ही आय प्रभाव अधिक हो जाता है। तो इस तरह की बातें हम लोग देखें। तो इस पर 5 पेज का नोट्स है, और आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो यही आपका शॉर्ट नोट्स है जो अंतिम पेज में आपको मिलेगा। तो ये नोट्स है, इसी वीडियो में अभी हम पेस्ट कर देंगे, जो वीडियो समाप्त होने के बाद आपको तुरंत दिखाई पड़ेगा। वीडियो रोक करके आप उसे नोट्स कर सकते हैं, और वार्षिक परीक्षा में पूछा जाए तो वहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और मेरा चैनल इसी तरीके से लगातार वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर सभी अपना व्यूअर्स को। थैंक यू।